बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट का लेक्चर जो है जिसको भाई रिकैप नहीं करूँगा सच, और अभी हाशिम साहब पे चले गए। ठीक है, और ये उन्होंने चीज़ें पढ़ी थी, इसको मैं रिकैप चलें कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्किम ही करूँगा, डिटेल में तो नहीं करूँगा। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें पढ़ी थी जनाब, वो वायरलेस के एतबार से थी। तो वायरलेस में एक चीज़ होती है जिसको हम चैनल कहते हैं। ठीक है, चैनल क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी बैंड की लिमिट होती है, कहाँ से ये फ्रीक्वेंसी बैंड स्टार्ट होता है और कहाँ पे ये ख़त्म होता है, उस पूरे हिस्से को चैनल कहते हैं। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क्स में जो अटैक्स हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी रिस्क है, वो चैनल पे हो सकते हैं। चैनल ओवरलैपिंग हो सकती है, चैनल जैमिंग हो सकती है। जब आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में आप देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने जैमर्स लगाए हैं। अब तो खैर चलने ख़त्म हो गए, एक ज़माना था कि वो हैवी थे। फिर अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो वहाँ पर साथ एक गाड़ी चल रही होती है जिसके साथ एंटेनास होते हैं, और वो बेसिकली सिग्नल जैम कर रही होती है, वो चैनल को जैम कर रही होती है। मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी के वाले से एक इशू भी है, वो क्या है? वो है मोबिलिटी। एक तो चैनल है ना, कि उस चैनल को आप अगर लिसन करना शुरू कर दें, उस चैनल को आप ब्लॉक करना शुरू कर दें, और दूसरा हिस्सा वो है मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या है कि आपकी डिवाइसेस जो हैं वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक जगह पर पड़ी हुई होगी तो उस जगह की आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई वो चीज़ मोबाइल है तो वो फिर उतनी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा मेरी जो हालत है वो भी आपको पता है, क्योंकि सारी बात है कल 27वीं थी, सब लोग आप लोग यही हालत हुई हो। तो मैं अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, 10:30 पौने 11 करीब। अच्छा, इसके बाद रिसोर्सेज जो हैं वो डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं। अब रिसोर्सेज कम होंगे तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान तो ऐसा जितना तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए डेटा दे दें या उसको काम दे दें जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाए, जिसको हम बफर ओवरफ्लो अटैक कहते हैं। ठीक है, उस या डीडोस अटैक बढ़िया नाम से हो जाएगा उसके ऊपर। तो हालांकि वो सर्वर नहीं होता, लेकिन फिर भी। फिर एक्सेसिबिलिटी, ये एक खूबी है कि खूबी भी है और खामी भी है। एक्सेसिबल है हर एक को। ठीक है, और फिजिकली इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। हर एक को अगर एक्सेस है तो हर एक उसको आसानी से अटैक करता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था। वायरलेस काम कैसे करता है? एक्सेस पॉइंट होता है जी, मैसेज भेजता है और मैसेज आ जाता है। इसके दरमियान अगर कोई आ जाएगा तो मैन इन द मिडल अटैक है, जो कि हम डिस्कस कर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, थ्रेट्स किस किस्म के हैं कि आपकी डिवाइस एक्सीडेंटल किसी डिवाइस के साथ एसोसिएट कर सकती है, कोई जानबूझ के एसोसिएट करवा सकता है, मैलिशियस एसोसिएशन। ठीक है, एड हॉक नेटवर्क्स, जो टेम्परेरी नेटवर्क्स होते हैं उसमें ना कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है, जैसे पीयर टू पीयर कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल नेटवर्क्स भी होते हैं, इनके ऊपर भी अटैक्स हैं क्योंकि वायरलेस हैं, डिफरेंट है। जैसे एनएफसी का नेटवर्क है, इंफ्रारेड का एक नेटवर्क है, ब्लूटूथ का एक नेटवर्क है, जो डिवाइसेज आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैक्स प्रूफिंग बड़े आराम से हो सकती है, क्यों? कि आपने सिर्फ ये कहना कि जी मेरा ये मैक एड्रेस है। अब दूसरा जो बंदा है वो उसके दरमियान कोई उस तरह से लिंक नहीं है वेरिफिकेशन का, या वेरिफिकेशन इस तरह से अगर स्विच लगा हुआ होता तो उसको पता होता है कि इस इंटरफेस पे फलां कनेक्टेड है। वो अगर उसको स्पूफ करके भेजेगा तो वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रा कदर आसान काम है। और मैन इन द मिडल अटैक जो है वो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस वायरलेस पे हो सकती है कि आप सिग्नल जैम कर दें तो बाकी लोगों के लिए डिनायल ऑफ सर्विस है। नेटवर्क इंजेक्शन क्या है कि आप अपने एक्सेस पॉइंट को कोई अगर वो नॉन फिल्टर्ड है तो आप उसको कोई कमांड वगैरह दे सकते हैं, और वो कमांड फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। इससे बच से कैसे सकते हैं जी? हम सिग्नल हाइडिंग कर सकते हैं। हम अपने चैनल को हाइड कर दें कि वो चैनल ये यूट्यूब का चैनल नहीं है, ये वायरलेस का चैनल है। वायरलेस चैनल को हम हाइड करते हैं कि वो उसको कोई वो कर ना सके, अल्लाह को भला करे, मतलब उसको नज़र ना आए। ठीक है, उसमें क्या होती है नॉर्मली? एसएसआईडी। वायरलेस सिग्नल तो हाइड नहीं हो सकता है आसानी से, हम उसकी एसएसआईडी को क्या कहते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं?
हम उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ को इतना मिनिमाइज कर दें कि वो जितनी हमें जिस जगह तक ज़रूरत है वहाँ तक तो सिग्नल जाए, लेकिन उससे आगे ना जाए। वो जो हमारा एक कंट्रोल पैरामीटर, ऐसे घर है, घर के बाहर सिग्नल ना जाए। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, मैक फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये मैक एड्रेस आए तो ये इसको अलाउ करो, ये इसके अलावा कोई आए तो उसको अलाउ। ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्शनल एंटेनास का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सिग्नल जो पहले तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक करने की बात थी ना, दूसरा ये कि अब डायरेक्शन कर दें। आप वो एक कैन लें उसका, ये जो कोक या स्प्राइट वगैरह का, वो कैन लेके उसको बीच में से काटें और उसकी एक ऐसी डिश बन जाएगी। ठीक है, वो डिश एंटेने के ऊपर रख दें तो वो जिस तरफ डिश पॉइंट कर रही होगी सिग्नल उस तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक, तो ये काम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हम लाजमी करते हैं वो होती है एन्क्रिप्शन। अपने मैसेजेस को एन्क्रिप्ट करें कोई एक अप्रोप्रिएट एन्क्रिप्शन मेथड के साथ। ठीक है जी। तो ये वाली हमने कुछ बातें की थी क्योंकि लोग नहीं आए थे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे, एन्क्रिप्शन यूज़ करें, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर यूज़ करें, फायरवॉल यूज़ करें, एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट करना बंद करें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी को चेंज करें, डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड चेंज करें। ठीक है, और फिर मैक फ़िल्टरिंग अप्लाई करें। ये चीज़ें आप अगर डिवाइसेस पे कर लेते हैं तो आपकी बचत हो जाती है। ठीक है, ये आप इस तरह से बचत कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम चीज़ें बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक था जिसको मैंने लेके चलना है वो है हमारा पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस स्क्रीन पे। यहाँ पर पहले बात करते हैं। हमने सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन डिटेक्शन के वाले से डिवाइसेस की बात हुई, सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात करें। पॉलिसी होती क्या है, व्हाट यू कैन और व्हाट यू कैन नॉट डू। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा रिसोर्स बताता हूँ जिसमें आपको आसानी है। वो क्या है, उसका नाम है sans.org। यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए पॉलिसीज के वाले से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की बात हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे होंगे रिसोर्सेज में मुझे यहाँ से मिल, लेकिन है सेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से पॉलिसीज देखते हैं। ये सिक्योरिटी पॉलिसीज टेम्पलेट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी टेम्पलेट्स। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। और उस चीज़ को वो बेसिकली पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, लेकिन ये है कि एक बेसिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी नेटवर्क के हवाले से सिक्योरिटी करनी। ठीक है, अब नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से कि आप किस तरह से चीज़ें एक्वायर करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिमोट एक्सेस के हवाले से एक पॉलिसी है। रिमोट एक्सेस के टूल्स कौन कौन से अवेलेबल होंगे। ठीक है, राउटर एंड स्विच की सिक्योरिटी को आपके साथ से एनफोर्स करेंगे, वायरलेस सिक्योरिटी को कैसे करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में क्या चीज़। ये टेम्पलेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये ज़रा आसान एक बेसलाइन आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप इसको यूज़ करें। इसके बाद जनरल में आ जाते हैं हम सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्टेबल यूज़। ये क्या होती है कि आप बताएं कि आप सपोज यूएमटी में आते हैं और आपको सिस्टम अवेलेबल है और सिस्टम की कुछ मतलब एक्सेप्टेबल यूजेस हैं। अब वहाँ पे पॉलिसी में लिखा होता है जी आप यूट्यूब नहीं चला सकते, आप फेसबुक तो खैर इन्होंने बंद किया हुआ ना, वहाँ पे एक्सेप्टेबल यूज में कहते हैं जी आप यहाँ पे बैठ के गाने नहीं सुन सकते। तो वो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी में आप लिख देंगे। फिर क्लीन डेस्क पॉलिसी के लिए जब जाएँ तो वो ज़रा टेबल शेबल साफ करके जाएँ। ये पॉलिसी के हवाले से। डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का डेटा किसी और के पास ना जाए, और कैसे जाए, अगर चला जाता तो क्या होगा, तो उसके हवाले से सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है। अगर खुदा न खास्ता कोई डेटा ब्रीच होता है आपके पूरे नेटवर्क का, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसके अलावा एक होती है जिसको हम कहते हैं हैज़र्ड, सॉरी उसका हैज़र्ड का नाम है डिज़ास्टर रिकवरी। यस, ये है डिज़ास्टर रिकवरी। खुदा न खास्ता आपका डेटा ब्रीच आपके लिए डिज़ास्टर है और उसके बाद फिर आपने उसको रिकवर कैसे करना है। ठीक है, कोई खुदा न खास्ता कुदरती आफ़त आ गई है और उससे आपका नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गया या उसको नुकसान पहुँचा है, तो आप क्या करेंगे? तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, एक और है ये पैंडेमिक रिस्पॉन्स पॉलिसी। ये एक नई पॉलिसी आई है, ये पहले नहीं थी। ठीक है, वो क्या है, इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें लिखी हुई होंगी, ये जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है। ठीक है, उसमें इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है कंपनी का। बाय नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ें होंगी। ठीक है, इतना अपना नाम लिखें और नॉर्मली चल जाता है। हाँ, इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो चेंज कर लें। ठीक है,
कोई चीज़ चेंज अगर करनी है, नॉर्मली चेंज कर दी, ये एक बेसलाइन है। इसको आप यूज़ करें और ये पॉलिसीज़ को अप्लाई करें। पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने डूज़ एंड डोंट्स को बताना है कि ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है? तो उसके हवाले से ये आपको एक जो बेसलाइन्स हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से इंडस्ट्री वाइड इन्होंने बनाई हुई है, सैन्स वालों ने, ठीक है? ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका स्टैंडर्ड्स वगैरह के हवाले से, मैं तो इसको इस हवाले से फ़ॉलो करता हूँ, बाकी इनका क्या काम है मुझे इस वक़्त ज़हन में नहीं है। अब ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आपको पॉलिसी के टेम्पलेट मिलते हैं, आप वो पॉलिसीज़ को देखें। अब बेसिक पॉलिसीज़ खुद भी आप अपने यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सिस्टम्स पे यूट्यूब नहीं दे सकते, ओके जी, ये अलाउड नहीं है। असाइनमेंट्स बनाएँ, ठीक है। किसी और का लॉगिन यूज़ ना करें, ये पॉलिसी में लिख सकते हैं आप, ठीक है। और क्लीन डेस्क के अलावा वेंडलिज़्म पॉलिसी एक बना दें कि आप सिस्टम्स को नुकसान ना पहुँचाएँ, अगर पहुँचाएँगे तो फिर वो ये काम किया जाएगा। तब ये सारी बातें क्यों? इसलिए ये कि आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास अगर पॉलिसी नहीं है कि कोई किसी बच्चा किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है या कोई भी या टीचर सपोज़ नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? तो क्या करेंगे? ठीक है? या कोई ऑफ़िस बॉय नुकसान पहुँचाता है सिस्टम को, तो क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी का तो नुकसान हो गया ना, तो आप उसको क्या करेंगे? ये तो फिज़िकल नुकसान था, डिवाइस को आपने ख़राब कर दिया। अब अगर किसी ने डाटा ब्रीच किया, ठीक है? सपोज़ मैंने आपका डाटा कॉपी किया है, आपकी इजाज़त के बगैर और वो पता चल गया क्योंकि लॉग्स बनती हैं और वो पता चल गया, अब क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, पहली बात। फिर उसके बाद जिसने कसूर किया, उसका क्या करना है? पॉलिसीज़ नॉर्मली होती हैं, आप किसी को एनफ़ोर्स करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल। आम तौर पे आप जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, कैमरे की आँख आपको देख रही है, ठीक है? क्या होता है? ये पॉलिसी है, एनफोर्समेंट है। आप कहते हैं कि ये नहीं करना, आप वो लिख के लगा देते हैं कि ये अगर आप करेंगे तो हम जनाब आपको देख रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है? आप जो उससे अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है, उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये करोगे तो ये हो जाएगा। आप इतना सा काम भी कर देते हो बड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है? कई लोग होते हैं ना जो मान जाते हैं, कई लोग होते हैं जो देखी जाएगी, तो वो एक अलग केस होता है। नॉर्मली लोग आराम से बात मान लेते हैं। तो आप अगर वो लिख देते हैं कैमरा लगा के जी कैमरे की आँख आपको देख रही है, तो वो आप कोई वो बंदा जो है ऐसी हरकत करेगा, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी एक और इस हवाले से मैंने एक ट्विटर पे एक वीडियो देखी, उसके अंदर एक साहब आते हैं और आके डिपार्टमेंटल स्टोर में ना खड़े हुए हैं मतलब आयल में ये 2 लोग सपोज़ ऐसे खड़े हुए हैं। इस वाले साहब का मोबाइल फ़ोन है, इनका मुँह उस तरफ है और इनका मुँह इस तरफ है। ये आके देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन शायद ये वॉलेट है जो कि भी। वो देखते हैं, देख के आके उसको वो वॉलेट निकालते हैं, उसके बाद जेब में डालने लगते हैं, ऊपर देखता है कैमरा लगा हुआ है, वो गधा वो सॉरी वापस उसकी जेब में डालता चलता है। क्या किया था? बेसिकली कैमरे ने वो हालाँकि ठीक है उसने गलत किया, लेकिन उसके बाद उसका जो नुकसान था वो होने से बचा दिया। अब वो इतना जो दूसरे साहब थे वो अजीब से थे, कि उनको अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरे पर्स निकाला भी गया और वापस भी जेब में डाल दिया गया। तो दोनों सूरतों में उसको पता नहीं चला कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। अब वल्लाह आलम वो एनैक्टमेंट थी या एक रियल सिनेरियो था, लेकिन समझाने के एतबार से पॉलिसीज़ ऐसी चीज़ें एनफोर्स करती हैं। तो हमारी जो आउटलाइन में ये बातें लिखी हुई हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट। अब फॉर्मेशन के हवाले से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आप एक्सेप्टेबल यूज़, ग्रीन डेस्क, डाटा ब्रीच, इसमें एक होती है बीवाईओडी, वो मैं अब देखता हूँ कहाँ पे है। 100 पर पेज निकालते हैं, शायद कुछ आ जाए। नहीं है इसमें। एथिक्स पॉलिसी, जनाब एथिक्स ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है ऐसे। उसके अलावा एथिक्स में ये है एथिक पॉलिसी में क्या चीज़ आ सकती है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ज़िमनन बात आ गई है ना। एथिक्स ये है कि जी मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड उसके साथ मुझे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेल सर्वर को हैंडल करता हूँ, तो मेल सर्वर पे जितनी ईमेल्स पड़ी हुई हैं हर बंदे की वो मैं पढ़ सकता हूँ। ये एथिकल की बात हो जाती है ना। तो एथिक्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ होगी। अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे यहाँ जो एक चीज़ गलत है वो मैंने थोड़ी-सी नोटिस की है कि हमारे यहाँ जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स की ईमेल्स को पढ़ते हैं, ठीक है? वो इस तरह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक हमारे कलीग हैं,
उनको मैंने कॉन्फ़िगर करके दिया कि आप अपनी ईमेल्स गूगल पे होस्ट कर लें, वो उसका पर मंथ पे करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जनाब ये कर लें, मैंने कर दिया। वो साल के बाद फिर आए मेरे पास और आके कहते हैं जनाब वो ईमेल्स आ नहीं रही, जा रही हैं। तो मैंने कुछ देखा, मैं कहा क्या हुआ वजह? तो सस्ते हो गए, सुना है आप सस्ते हो गए, अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, अब वो ये हुआ कि उनकी जो ईमेल थी वो उनको साल के बाद पता चला, ये ऐसा 2 दफ़ा हुआ, 2-3 दफ़ा हुआ। तो वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है? मैंने जब उसको चेक किया तो पता चला कि जनाब उनकी ईमेल की जो मैंने सेटिंग्स की थी वो सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं। बेसिकली मैंने ये कहा था कि आपकी ईमेल जो है वो गूगल पे चली जाएँ और वहाँ पे वो सेव हो। लेकिन मैं खाली 1 मिनट वेट कर लेते हैं, शोर ज़रा ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, अब वो ये हुआ कि उनका 2 दफ़ा जब ऐसे मामला हुआ, पहली दफ़ा हुआ तो मैं कहा शायद आपसे कोई गलती हो गई है। जब दूसरी तीसरी दफ़ा ये मामला हुआ ना तो मैं कहा नहीं अब आपसे नहीं हुआ। कहते जी मैंने नहीं किया। मैं कहा फिर भाई वहीं से हुआ है। वो कहता हाँ मैंने उससे बात की थी। वो कहता जी मैंने सर्वर अपग्रेड किया है तो ऐसा हुआ। मैं कहा छोड़ दें सर जी, किसको ये बातें सुना रहे हैं। ठीक है कि सर्वर अपग्रेड किया है तो ये सारी सेटिंग खराब हो गई। सर्वर अपग्रेड का मतलब होता है आपने अपग्रेड करने कर लिया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया लेकिन उससे सेटिंग खराब नहीं होती। ठीक है? सेटिंग्स वहीं पे रहती हैं। बहरहाल वो उसने अपने आप का पास ईमेल्स जो है ना वो रीसेट की हैं। अपने पास ईमेल्स बचाई हैं क्योंकि उसकी वजह क्या है? बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर हूँ, तो होस्टिंग मेरे सिस्टम पे हो रही है। अब उस सिस्टम की कंप्लीट एक्सेस मेरे पास है। उसमें मैं आपको एक्सेस देता हूँ, जनाब ये वाला हिस्सा आप यूज़ कर लें, ये वाला हिस्सा आप यूज़ कर लें, ये वाला हिस्सा आप यूज़ कर लें। ठीक है? मतलब उनको मैं फ़ोल्डर्स दे देता हूँ या मैं कहता हूँ 20 जीबी आपका है, 100 जीबी आपका है, 50 जीबी आपका है। ठीक? अब वो जो मैं आपको स्पेस दे देता हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। उस स्पेस में आप एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, ओवरऑल पूरे कंप्यूटर पे एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ। अब जितनी ईमेल्स आपके उस फ़ोल्डर में पड़ी हुई होनी, तो मैं तो जाके पढ़ सकता हूँ। तो मुझे आपके पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अपना पासवर्ड लगाना है और मैंने आपकी ईमेल्स देख लेनी है। तो ये एथिक्स पे आ जाती है बात, ठीक है? कि आपकी ईमेल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप जो चीज़ें यहाँ पे ब्राउज़ कर रहे हैं, ठीक है? या जो कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली पीडीसीएल या और किसी के नेटवर्क से होके जा रही है, ठीक? ठीक है, एन्क्रिप्टेड है, लेकिन हो ये सकता है कि उसको कोई पढ़ सकता है। आप कोई चीज़ आप क्लियर टेक्स्ट में भेजते हैं, अगर कोई चीज़ क्लियर टेक्स्ट में भेजते हैं, तो क्या उससे पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ खराब हो सके, ठीक है? एक मिनट मैं ज़रा इस वो इश्यू ज़्यादा है, ठीक है? उसने वो अच्छा जी, बिस्मिल्लाह वापस जो थोड़ा-सा पॉज़ आया था। तो एथिक्स के हवाले से बात हो गई थी। फिर इसके अलावा आजकल एक नई टर्म शुरू हो रही है जिसको हम कहते हैं बीवाईओडी जो इसमें ज़िक्र नहीं है। अभी मैंने वो दिखाया नहीं क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था। बीवाईओडी क्या बला है? ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है? ब्रिंग योर ओन डिवाइस में क्या है, अब मैं अपनी डिवाइस लेके आता हूँ। अभी मैं आजकल ये अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो बार-बार कहता है जी साइन इन एरर टाइप थिंग। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी हमारे पास ना एक हमारा एक सॉफ्टवेयर गूगल रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो फिर आप ये यूएमटी वाला जो ईमेल एड्रेस है ना इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब वो उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि यूएमटी का ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस जो है वो उसके साथ जो डाटा एसोसिएटेड है वो यूएमटी का है। व्हाट इफ आई लीव? तो डाटा तो आ गया मेरे साथ। अब वो ये कहते हैं कि हम डाटा जो है वो जब आप जाएँ तो हम रिमोटली उसको वाइप आउट कर सकें, ठीक? यानी कि हम अपने यहाँ पे बैठ के अपनी आपकी डिवाइस को रिमोटली क्लीन कर सकें डाटा से, अपने डाटा से। तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि शायद मेरा डाटा भी ज़ाया होगा। तो बीवाईओडी की पॉलिसी जो है अगर आप अपनी डिवाइस लाते हैं, तो वो आप किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर लेके आते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो डाटा जो कंपनी का डाटा है, जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो आपकी डिवाइस पे एग्ज़िस्ट करता है। ये एक इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। पिक्सर एंटरटेनमेंट आपने वो जो एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, पिक्सर और सोनी शायद इनका कोई ऐसा वाक़या हुआ था।
हुआ ये कि इनकी कोई शायद नई मूवी आ रही थी, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। वो मूवी गलती से डिलीट हो गई खुद से, अपने सर्वर्स पे, कंपनी के सर्वर्स पे। अब परेशान कि जी इसके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं, अब क्या करें, इतना नुकसान हो जाएगा। वो ख़ैर इत्तेफ़ाक से ये पता चला कि कोई एक बीबी छुट्टियों पे गई हुई थी, वो सारी कॉपी उसके सिस्टम पे थी, तो उन्होंने वहाँ से रिकवर कर ली, उन्हें नुकसान बच गया। ये तो एक पॉज़िटिव साइड हो गई, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि टॉरेंट पे मूवीज़ आ जाती हैं, ठीक है। वो अगर एचडी वगैरह में मिलती हैं, तो वो डेफ़िनेटली कहीं इंटरनली लीक होती हैं, या अगर वो कैम वगैरह प्रिंट में आती हैं, तो वो कोई कैमरा लगाता है ऊपर जाके किसी अ, सिनेमा में और वहाँ से उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। तो नॉर्मली ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्या था, ऑर्गेनाइज़ेशन का डाटा अगर आपके सिस्टम पे आ गया, मतलब मैं अगर आप वहाँ के ऑर्गेनाइज़ेशन की यूएमटी की चीज़ें मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, तो वो यूएमटी के हवाले से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यूएमटी मेरा ख़्याल चले उतनी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये है कि अगर किसी के पास कोई ट्रेड सीक्रेट है, कोई पेटेंट है और वो मेरे पास पड़ा हुआ है और वो मैं किसी और को दे देता हूँ, ठीक है। ये वैसे एक स्टडी हुई थी, ये ज़िमनन अब बात याद आ गई। स्टडीज़ के मुताबिक ये पता चला कि एक्स एम्प्लॉइज़ अगर ये तो छोड़ के चला गया तो हो सकता है वो ना करे, लेकिन किसी को अगर निकाल दिया आपने, ठीक है, तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसकी स्टडी ये हुई थी कि कंपनी अपनी पुरानी कंपनी के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए कंपनी में काम करता था और मुझे ए कंपनी ने निकाल दिया, तो मैं जब बी कंपनी में जाता हूँ या नहीं जाता, तो बी कंपनी मुझे अप्रोच करती है कि जी ए जो कंपनी जिसमें आप काम करते थे, तो उसके जो उनसे सीक्रेट्स हैं हमें दे दें। तो मैं एज़ लो एज़ $57 पर सीक्रेट पे तैयार हो जाता हूँ। मतलब ख़ैर ज़्यादा पे भी हैं, लेकिन एक जो लोवेस्ट इंस्टेंस आया था, उसमें जो आपका एक्स एम्प्लॉयी था, जो एंग्री एम्प्लॉयी था, वो आपके डाटा को $57 पर हेवी ट्रेड सीक्रेट पे भी आमादा था। और ये इस किस्म की चीज़ें ऐसी हुई हैं, ठीक है? तो अब ये बीवाईओडी की पॉलिसी-वॉलिसी में आ जाती हैं कि पॉलिसीज़ के हवाले से। पॉलिसीज़ करती क्या है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि ये होगा और ये होगा और ये होगा, ठीक है? उनको फिर एनफोर्स करवाया जाता है कि ये ऐसा है। अब जैसे आपको एक चीज़ आपसे जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, वो कहाँ पे लिखी हुई हैं? वो लिखी हुई हैं जी पार्टिसिपेंट्स हैंडबुक में, ठीक है? आपके रजिस्ट्रेशंस के इश्यूज़, आपके ग्रेड्स के इश्यूज़, आपके सीजीपीएस के इश्यूज़, ठीक है? जो चीज़ स्टूडेंट से रिलेट करती है, वो सारी की सारी लिख दी गई है पार्टिसिपेंट हैंडबुक में, ठीक? अब एनफोर्समेंट वाली बात क्या आ गई? वो तो गाइडलाइंस हो गई। अब हुआ ये कि खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा सिचुएशन आई है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर यूएमटी से या कहीं से कोई बंदा ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आता है, तो उस केस में क्या करना है? उसके कौन से कोर्सेज़ किस तरह से इम्पोर्ट करने हैं, वो पॉलिसी गाइडलाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है जी? समझ आ गई बात की? तो ये यस। सारी चीज़ें हैं, ये पॉलिसी गाइडलाइंस में लिखी हुई होती हैं। और अभी ये कौन-सा अच्छा हाशिम और हसन आया, मैं समझा हसन 2 दफ़ा आया है। अच्छा जी। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जनाब आपको इन चीज़ों की सहूलत देते हैं, ठीक है? और ये आपको फिर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर है एक और पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसको आप कंप्लायंस करनी होती है, वो क्या चीज़ें हैं? वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दराज़, दराज़ से दिखाते हैं, दराज़.pk। ओहो! हसन साहब आप मेरे ख़्याल है फिर गाड़ी में हैं? चलती गाड़ी में लेक्चर अटेंड ओहो ओहो सर, सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑफ नहीं हुआ। हाँ, गाड़ी के अंदर ही है। और चलती गाड़ी के अंदर ना लेक्चर सुना कर भाई। अच्छा जी, ये जो चीज़ मैं दराज़ की कोई मशहूरी नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जानी है। मैंने आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये थी। वेरिफाइड बाय पीसीआई डीएसएस। पीसीआई डीएसएस एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा सिक्योर स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ इसका नाम आता है। ठीक है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री और डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईसी था, तो ये डाटा एसएस डीएसएस में। अब ये क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे जो वेबसाइट इससे वेरिफाइड है, इसका मतलब ये है कि ये आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ें जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को आप इस साइट पे दे सकते हैं, और ये साइट जो है, इस
को अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, यहाँ से डाटा ब्रीच नहीं होगा, ये वाली बात होगा, वो एक अलग केस है। लेकिन ये है कि वो पेमेंट कार्ड के हवाले से इन ट्रांज़िट जो है वो चीज़ें नहीं जाएँगी, ठीक है? फिलहाल ये नॉट सिक्योर है, लेकिन जब आप उसको कोई ट्रांसमिशन की बात आएँगे तो वहाँ पे सिक्योर आ जाएगा, ठीक है? जब आप कार्ड देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड क्या है, पीसीआई डीएसएस। इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि तकरीबन सारी दुनिया में चलते हैं, वो HIPPA HIPAA, ठीक है? ज़्यादातर लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, वो क्योंकि यूएस बेस्ड स्टैंडर्ड है और उसके वो ब्रॉडली काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। पीसीआई डीएसएस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको कवर कर रहा है पेमेंट के हवाले से, ठीक है? तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये देखें कितने सारे, बल्कि हम कुछ नाम देखते हैं। एक्सेप्टेबल एन्क्रिप्शन पॉलिसी, कौन-सी एन्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन-सी नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल यूज़, आप हमारे कंप्यूटर के इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं कर सकते। एक्विजिशन असेसमेंट, चीज़ को एक्वायर करने के हवाले से, आईएसएन की पॉलिसी, एंटीवायरस के हवाले से, फॉरवर्ड आप ईमेल कर सकते हैं कि नहीं, ब्लूटूथ बेसलाइन, क्लीन डेस्क की हमने पहले बात की थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पॉलिसी, डेटा ब्रीच के हवाले से, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स के हवाले से, किसी को देना है, किसी को नहीं देना है, डायरेक्ट एक्सेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कैसे करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर, डिज़ास्टर खुदा ना खास्ता तो फिर क्या करेंगे, डीएमजी लैब की पॉलिसी, ईमेल की पॉलिसी, ईमेल रिटेंशन कितनी देर के लिए ईमेल आपने अपने सर्वर्स पे रखनी है, एम्प्लॉयी इंटरनेट मॉनिटरिंग एंड फ़िल्टरिंग पॉलिसी, ओहो! आप किस एम्प्लॉयी को मॉनिटर कर सकते हैं, कितना मॉनिटर कर सकते हैं, क्या-क्या मॉनिटर कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। एंड यूज़र एन्क्रिप्शन के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, एक्स्ट्रा नेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट मतलब लोकल और एक्सटर्नल होता है। इन्फॉर्मेशन लॉगिंग, किस तरतीब से आप इन्फॉर्मेशन को लॉग करेंगे, क्या स फॉर्मेट होगा जिससे आप इन्फॉर्मेशन को लॉग करेंगे, ये लॉग्स में लिखेंगे, ठीक है? इंटरनेट यूसेज के हवाले से, लैब के अंदर एंटीवायरस, तो ये सारी ये देखें जनाब अभी ये पूरे पेज पे, ठीक है? वर्क स्टेशन सिक्योरिटी फॉर हिप्पा, हिप्पा मैंने आपको नाम बताया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये पॉलिसीज़ में आती हैं। पॉलिसीज़ आपकी फिर चीज़ों को एनफोर्स करने में मुआविन साबित होती हैं, ठीक? तो अब हमने जो आउटलाइन में देखा ना था पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन क्या होती है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन की जो बात की वो मैंने आपको बता दिया। आप सैन्स को एज़ बेसलाइन यूज़ करें और उसको फिर पढ़ें, ठीक है? अब पढ़ने के बाद आप क्या करें, सॉरी ये मैंने दूसरा पेज ओपन कर दिया। पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को क्या करें, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल लें, ठीक है? जब आपकी वो चीज़ अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल देंगे और उसके बाद कहेंगे जनाब ये हमारी पॉलिसी है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब यूएमटी की आईपीसी की पॉलिसी मैं आपको दिखाता हूँ। यूएमटी आईपीसी पॉलिसी, ठीक है? ये अभी यहाँ पे आ जाएगी, ये है जनाब यूएमटी के आ जाते होते हैं। मैंने जब चीज़ें देखी थी तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कम थी। ये देखें क्या है जी, आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जी, ठीक है? पहला जो रूल है। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे, ठीक है? दूसरे के किसी का यूज़ नहीं करेंगे। आपने जब काम कर लिया तो लॉग आउट करना लाज़मी है। अनऑथराइज़्ड विज़िटर्स जो जिसके पास कार्ड नहीं है या जो जिसको उस लैब में आना अलाउड नहीं है, वो नहीं आएगा। 1 पर्सन पर वर्क स्टेशन इज़ अलाउड, एक कंप्यूटर एक बंदा यूज़ करेगा। ख़ैर ये तो नहीं हो सकता वैसे। नेट सेंड यूटिलिटी इज़ नॉट अलाउड। ख़ैर ये वाली बात ये मेरे नहीं ख़्याल मुझे समझ में आई है। ये पॉलिसी में है लेकिन इसको एनफ़ोर्स कैसे करेंगे? अब किस तरह से जी नेट सेंड, आपको शायद नहीं पता। आप नेटवर्क के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, नेट स्पेस सेंड स्पेस कंप्यूटर नेम स्पेस मैसेज, ठीक है? मैसेज डबल कोट्स में होता है, वो लिख के एंटर आप कर दें तो उससे ये होता है कि वो मैसेज जो है नेटवर्क पर ट्रांसमिट होकर उस कंप्यूटर तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर सामने ना एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होता है, ये हम बड़ा करते होते हैं। फिर हुआ क्या? फिर हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर्स आ गए और इस किस्म के सर्वर्स आ गए जो कि सेंटर पे होता है, उसके ऊपर आप नेट सेंड एज़ ग्रुप पॉलिसी बंद कर देते हैं, ठीक है? अब मैं आपको पॉलिसी भी दिखाता हूँ, एनफोर्समेंट पहले वो पॉलिसी एज़ स्टैंडर्ड था, अब एनफोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है? मैं 1 मिनट, अभी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। पहले मैं ये वाली चीज़ें पूरी कर दूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। फिर क्या जी, मिसहैंडलिंग ऑफ इंटरनेट, अनएथिकल साइट्स, प्लेइंग गेम्स ऑन इंटरनेट आर नॉट परमिटेड, फूड और ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज़ नॉट परमिटेड, खैर वो तो यूनिवर्सिटी में परमिटेड नहीं है। लिस्टिंग टू म्यूज़िक इज़ नॉट अलाउड, ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट अलाउड, रौला नहीं पाना, मतलब लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम डिसरप्टिव बिहेवियर, लाउड स्पीकिंग नहीं करनी, स्टूडेंट्स फाउंड रिस्पांसिबल फॉर डैमेजिंग एनवायरनमेंट, तो आप उसको पे करेंगे, ठीक है? यू हैव टू पे फॉर दैट, जो आपने उसको किया है। उसके बाद क्या है, डू नॉट रिबूट टर्न ऑफ वर्क स्टेशन, वो हम खुद करेंगे। एवरीवन इंक्लूडिंग स्टाफ एंड नॉट टू यूज़ पर्सनल डिवाइसेस इन द लैब,
ठीक है, लैपटॉप आर नॉट अलाउड इन आईपीसी। खैर ये वाली चीज़ें जो है ना ये अब अलाउड है वैसे, ये इन्होंने पॉलिसी अपडेट नहीं की। आपको पता है कि हम लोगों ने लैपटॉप जो है वो अलाउ किए हुए हैं। ठीक। अच्छा, अब ये आ गई ये पॉलिसीज़ है, इनको इन्फोर्स कैसे करना है? ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड था ना कि ऐसे होना और ऐसे नहीं होना। अब मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो ये है। ये जो चीज़ मैंने ओपन की है, ये क्या है? ग्रुप पॉलिसी एडिटर है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रुप पॉलिसी एडिटर की मैंने आपके साथ कहानी शेयर की है, वो इस तरह से है। मैं तो थोड़ा-सा इसको कर दूँ, मेरी स्क्रीन की तरह से मुझे नज़र आए। ग्रुप पॉलिसी होती है कि आप के जो यूज़र्स के ग्रुप्स होते हैं, उनके एतबार से वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है? ये है लोकल ग्रुप पॉलिसी। अगर इसमें मैं कोई चेंज करूँगा तो ये अफ़ेक्ट होगा मेरे इस करंट कंप्यूटर पे, ठीक है? अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में, जो कि आपके यूज़र्स उधर बनते हैं नेटवर्क के ऊपर, उस पे चेंज करता हूँ तो वो अफ़ेक्ट करेगा पूरे नेटवर्क पे। अब ये क्या बात है? क्योंकि आपके जो यूज़र्स बनते हैं, से आपकी जो आईडी है, वो आईडी वाला यूज़र बना हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे, ठीक है? और उसके बाद वहीं पे gpedit.msc आपने अपने लैपटॉप्स पे आप करके देखते हैं gpedit ग्रुप पॉलिसी एडिट डॉट एमएससी। इसको जब ओपन ओपन करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो आपके इस कंप्यूटर पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है? यही चीज़ जब वहाँ पे ओपन की जाएगी तो वो डोमेन पे अप्लाई होगी, पूरे नेटवर्क पे अप्लाई होगी। वो एक दफ़ा करते हैं और उसके अंदर चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं और फिर जितने बाकी जो लोग हैं, वो लॉगिन होके उनके ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, ठीक? तो वो कंसोल भी तकरीबन ऐसा ही होता है। इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है? अब पहले कुछ देखते हैं कंप्यूटर के हवाले से, यूज़र के हवाले से। यूज़र में हम आते हैं, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स फिलहाल कोई चीज़ नहीं बनी हुई। विंडो सेटिंग्स देखते हैं क्या बने हुए जी, कुछ स्क्रिप्ट्स लॉग ऑन, लॉग ऑफ के आपने बना सकते हैं, ठीक है? अभी कोई नहीं बने हुए, ठीक। हम जनाब यहाँ पे टेम्पलेट्स की बात करते हैं क्योंकि टेम्पलेट पहले बने हुए ना, वो चीज़ बनी हुई। हम कहते हैं जनाब डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे हम क्या कहते हैं एक्टिव डेस्कटॉप इनेबल करें कि ना करें, प्रोहिबिट चेंज ये कहते हैं जी डेस्कटॉप वॉलपेपर, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ जी जो इनेबल्ड है और यहाँ पे वॉलपेपर दे देता हूँ। अब हर बंदे का जो आपके सामने एक वॉलपेपर डिस्प्ले होता है, वो ये होगा, ठीक है? जो जिस यूज़र पे या जिस ग्रुप पे आप अप्लाई करेंगे। जो आपने पास दे दिया, वो उसमें वो अप्लाई हो जाएगा हर एक का, हर एक यूज़र का, ठीक? उसके बाद प्रोहिबिटेड एडिंग आइटम्स, क्लोजिंग आइटम्स डेस्कटॉप पे आप नहीं कर सकते, ऐड डिलीट आइटम्स नहीं कर सकते। ये अगर आप इसको कॉन्फ़िगर फिलहाल ये नॉट कॉन्फ़िगर है, मैं कहता हूँ डिसेबल ऑल आइटम्स, इनेबल यस ऑल आइटम्स डिसेबल। क्या करेगी ये वाली सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसमें कहानी लिखी हुई है। फिर हम नेटवर्क के हवाले से देखते हैं, यहाँ पर एडिंग एंड रिमूविंग कंपोनेंट्स टू लैन आप प्रोहिबिट करें, किसी अलाउ ना करें, मतलब इसको अगर आप कर देते हैं, ठीक है? डिलीट और यूज़र रिमोट एक्सेस कनेक्शन नहीं कर सकेगा अगर आप इसको अलाउ करेंगे। फिलहाल ये अभी कुछ नहीं हुआ होगा तो इस पे ना अलाउ करना डिनाई होगा, मतलब बेसिकली टेक्निकली अलाउड ही है। ठीक है? फिर शेयर फ़ोल्डर के हवाले से क्या होगा? स्टार्ट मेन्यूज़ के क्या, बल्कि स्टार्ट मेन्यू के साथ देखते हैं। लॉक द टास्क बार, इसको मैं अगर इनेबल कर देता हूँ, ये आसानी में समझ में आ जाएगी। मैं इसको अगर इनेबल करता हूँ, तो ये जो टास्क बार बॉटम पे होती है, मेरी राइट साइड पे है, ये लॉक हो जाएगी, ये हाइड आप नहीं कर सकते, मतलब कि वो आमतौर पे होता है ना कि माउस-वाउस ओवर है तो नीचे हाइड होगी, तो हाइड नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ होती है इसमें ये लो जी, ये आसान, ये जो चीज़ें नॉर्मली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते होते हैं, वो क्या है? रिमूव म्यूज़िक आइकन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो हर यूज़र का, ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप डोमेन पे सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये तकरीबन सेम है। जब मैं इसको ओके कर देता हूँ और वो पूरे मैं यूज़र्स के ग्रुप पे लगाता हूँ, यूज़र्स जो स्टूडेंट्स हैं वो वाला ग्रुप, उस पे मैं लगाता हूँ तो तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे उनके स्टार्ट मेन्यू में म्यूज़िक आइकन नहीं आएगा, ठीक है? पिक्चर्स का आइकन नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद रिमूव प्रोग्राम्स की सेटिंग्स का आइकन ख़त्म करते हैं। डाउनलोड्स का लिंक स्टार्ट मेन्यू से ख़त्म करते हैं। होम ग्रुप का लिंक ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डेड टीवी का लिंक ख़त्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये बेसिकली आप वो जो पॉलिसीज़ थी कि यूज़र शुड नॉट बी एबल टू डिलीट एनीथिंग, यूज़र शुड नॉट बी एबल टू चेंज द टाइम, ये क्या था?
पॉलिसी थी, यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फोर्समेंट हो रही है। इसके बाद जब यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब वो अप्लाई हो जाएगी और फिर वो अफेक्ट करेगी किसको, सबको, ठीक है जनाब। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलिसीज़ के हवाले से कि पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। उनको बनाना क्या कैसे है वो हमने डिस्कस किया कि हम उसको बनाएँगे कैसे, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी को फॉर्म कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको टेम्पलेट्स बना दिए। फिर एनफोर्समेंट के हवाले से मैंने आपको तरीका बता दिया कि विंडोज़ में ये चीज़ें किस तरह से एनफोर्स होती हैं, ठीक है। अब इसके हवाले से आप लोगों के ज़हनों में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह। नहीं समझ आई तो बता दो, जो चीज़ समझ नहीं आई फिर बता देते हैं। नो सर। क्या मतलब? सर मतलब क्वेश्चन नहीं है कोई। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को मैं दे देता हूँ कुछ क्विज़ेज़ वगैरह, अभी आपको ईमेल आ जाएगी ईद की छुट्टियों की, ठीक है? तो उसके बाद सर फिर कब से? पता नहीं है, मुझे खुद नहीं है ये, जब मुझे आ जाएगी मैं बता दूँगा, ठीक है? तो वो जब आ जाएगी इंशाल्लाह फिर आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि क्विज़ेज़ जो है वो मैं भी दे दूँगा, क्योंकि मैं असल में कल काफ़ी सारा मसरूफ़ रहा हूँ। कल वो था, हमारी इंटरनल प्रेज़ेंटेशंस थी, सुबह 10 बजे से लेके मैं शाम 5 बजे तक कंटिन्यूअसली वैल्यूएशन करता रहा, ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी, यस सर। उसके बाद फिर वो बैठ-बैठ के थक जाता है बंदा, ऑफ़िस में तो बंदा चल फिर लेता है, यहाँ पे बैठ-बैठ के बस होगी। बहरहाल, तो अब ये है कि उस वज़ह से मैं वो कर नहीं सका, लेकिन ये है कि कोई असाइनमेंट अभी और मैं आपको दे देता हूँ और फिर आपको टाइम भी दे देता हूँ उसका, ठीक है? अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर स्पेंड कर लेते हैं। यस सर। चलें ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।